गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा चैप्टर है बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी रचित, पार्ट 11 सिटीज भाग 2 में रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है बाल गोविंद भगत। ठीक है, शुरू करेंगे। आज देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी का सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, लेखक का जीवन परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। ठीक है, जिला बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़ गए और कई बार तो जेल भी गए। निधन इनका 1968। ध्यान रखने वाली बात यहाँ है कि उनका साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाएं आपको याद रखनी है, जिसमें इम्पोर्टेंट है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। अक्सर पत्रिकाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन पत्रिकाओं के दे दिए जाते हैं आपको। ठीक है, उनमें से रामवृक्ष बेनीपुरी का कौन सा पत्र पत्रिका है जिसका उन्होंने संपादन किया, तो आपको 2-4 याद रखने हैं। नई धारा है, तरुण भारत है, ठीक है, मित्र है और बालक, किसान मित्र और बालक। गद्य में विविध विधाओं में अलग अलग विधाएं, जो गद्य की अलग अलग विधाएं होती है ना, जैसे कहानी होती है, उपन्यास होता है, संस्मरण होता है, रेखा चित्र होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग विधाओं में उन्होंने लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। हर एक बहुत से विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली में, याद रखना है, बेनीपुरी रचनावली इंपॉर्टेंट, बेनीपुरी रचनावली में 8 खंडों में विभाजित है। प्रश्न आता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना बेनीपुरी रचनावली निम्नलिखित खंडों में विभाजित है। 2, 4, 7, 8, तो कितने खंडों में विभाजित है? 8 खंडों में। ठीक है, 8 खंडों में उनकी रचना याद रखें, महत्वपूर्ण। देखो, इनके उपन्यास है पतितों के देश में, चिता के फूल कहानी है इनकी, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत प्रसिद्ध रेखा चित्र है। अब ये रेखा चित्र क्या होता है, इसकी परिभाषा अभी हम पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे कि रेखा चित्र होता क्या है। क्योंकि ये जो बाल गोविंद भगत चैप्टर है, ये उपन्यास की कौन सी विधा है? रेखा चित्र विधा ही है। और ये रेखा चित्र क्या होता है, अभी हम इसे जानेंगे। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है, राहुल सांस्कृतिक की जो है पढ़ी थी 9th में, आपने क्या पढ़ी थी? लासा की ओर वाली। ठीक है, तो स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यत्व की चिंता और इतिहास को युगानुरूप व्याख्या की है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। ध्यान रखना, कलम का जादूगर उपनाम किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को। ठीक है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, जैसे प्रेमचंद का पूछते हैं ना, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। और कलम का सिपाही, कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। और कलम का जादूगर कहा जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी को। ठीक है, दोनों में ध्यान रखिएगा, कलम का सिपाही है प्रेमचंद और कलम का जादूगर कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, आगे देखिए। अब इनका जो रेखा चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है, बाल गोविंद भगत कैरेक्टर का नाम है। क्या कहते हैं, देखो, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है, एक ऐसे अद्भुत चरित्र को उद्घाटित किया है हमारे सामने, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत जो नाम पीछे ऐड हुआ है, भगत उपाधि मिली है उसे। भगत यानी केवल योग धारण करने से, केवल वैराग्य धारण करने से या भगवा धारण करने से केवल जो है उनको भगत नहीं कहा जा सकता। यहाँ बताया है कि केवल वेशभूषा से या बाह्य अनुष्ठानों से, पूजा पाठ कर लिया तो योग वैरागी बन गया, तो इनसे कोई सन्यासी नहीं होता।
केवल यही करने से कोई सन्यासी नहीं कहलाता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। सन्यासी जैसे मानवीय गुणों को जब हम अपने अंदर विकसित करते हैं तब इंसान मन से सन्यासी होता है। केवल वेशभूषा धारण कर लेने से मनुष्य सन्यासी नहीं बन जाता। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। लेखक बाल गोविंद भगत को सन्यासी कहता है इसी कारण उनमें सन्यासी के मानवीय गुण हैं। और ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। बहुत सी सामाजिक रूढ़ियाँ आएगी, ऐसी अंधविश्वास, बहुत सी ऐसी जो है कुप्रथाएं प्रचलित थी हमारे समाज में। बाल विवाह, विधवा विवाह, अगर कोई युवती जो है कम उम्र में अगर विधवा हो गई है तो उसे विवाह करने की इजाज़त नहीं होती थी, वो ताउम्र अपनी विधवा के रूप में ही गुजार देती थी। तो इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं उनको भी इस पाठ में दिखाया गया है और उन कुप्रथाओं का कड़ा विरोध करते हैं बाल गोविंद भगत, जो इसमें उदाहरण के तौर पर समझाया जाएगा। इस रेखा चित्र की एक विशेषता और है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी दिखाई गई है कि ग्रामीण जीवन की जो है रहन सहन उनका जो है क्या होता है, सजीव झांकी, यानी गांव का एक माहौल, एक वातावरण को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत का चैप्टर है। सबसे पहले चैप्टर में हमने एक नाम पढ़ा था, क्या है ये गद्य की कौन सी विधा है? रेखा चित्र विधा है। अब रेखा चित्र की डेफिनेशन क्या होती है, देखो परिभाषा क्या होती है। अलग अलग पार्ट में समझाया है, ध्यान रखिए, अलग अलग भाग में बांटा है इसको मैंने, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है रेखा चित्र? जिस प्रकार कहानी, नाटक, उपन्यास, हिंदी की अनेक विधाएं होती हैं, वैसे ही रेखा चित्र भी एक क्या है, विधा है। ठीक है, अब किसे कहते हैं तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेखा चित्र को। रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र जब हम किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन करते हैं कि हमारी आंखों के सामने एक चित्र सा बनना शुरू हो जाता है। जब हम उस कथा को पढ़ते हैं या उस कैरेक्टर के बारे में हम जानते हैं तो हमारी आंखों के सामने वैसा का वैसा, जैसा शब्दों में पिरोया है, हूबहू एक चित्र हमारी आंखों के सामने आने लगता है। और वो जो दृश्य जिन शब्दों के माध्यम से हमारी आंखों के सामने प्रकट होता है वही विधा रेखा चित्र कहलाती है। क्लियर? देखो, जब हम किसी घटना या व्यक्ति, वस्तु, शब्दों के माध्यम से कलात्मक ऐसा वर्णन करते हैं जो हमारी आंखों के सामने चित्र जैसा उपस्थित हो जाता है और उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। यहाँ रेखा चित्र आपका क्लियर है। अब पार्ट टू में हम कहाँ रेखा चित्र शुरू करते हैं। क्या स्टोरी है, क्या कहता है कि इस पाठ की कहानी कुछ इस प्रकार है कि बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी ग्रस्त साधु है। देखो, कबीरपंथी ग्रस्त साधु, बताया कि सन्यासी में मानवीय सारे गुण है, केवल साधु नहीं है, केवल सन्यासी नहीं है, गृहस्थ साधु है, गृहस्थी में रहते हुए साधु है। साधुओं जैसे मानवीय गुण हैं उसमें, विनय, सहनशीलता, ठीक है, सत्य, अहिंसा, ये सब कुछ है उनमें, इसीलिए उन्हें गृहस्थ साधु कहा गया है। कहानी को समझना, कबीरपंथी की पिक आपको नजर आ रही है, अर्थात ये कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी होने का मतलब है कि ये कबीर के जो कबीर ने उपदेश दिए हैं उनको ये अपनाते हैं। बाह्य आडंबरों का जो है विरोध करना, झूठ नहीं बोलना, तो ये इस प्रकार को क्या करते हैं, अपनाते हैं मानवीय गुणों। अब उनकी उम्र लगभग 60 के ऊपर रही होगी, बाल पक गए, कबीरपंथी टोपी पहनते हैं, लंगोटी पहनते हैं, साथ में काला कंबल भी रखते हैं, राम नामी चंदन और गले में तुलसी की माला पहनते हैं। उनके घर में एक बेटा है, एक बेटा है और एक बहू है। ठीक है, एक बेटा और बहू। बेटा अक्सर किसी बीमारी के कारण जो है वो बीमार रहता है और वे खेती करने वाले गृहस्थ सन्यासी है। खेती बाड़ी भी करते हैं, गृहस्थ भी हैं और सन्यासी भी हैं। क्लियर? झूठ और छल से वे हमेशा दूर रहते हैं, साफ साफ बात करने में विश्वास करते हैं, कोई झूठा, कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। कबीर को अपना आदर्श मानते हैं और हमेशा उन्हीं के गीतों को गाया करते हैं। जो कबीर के दोहे हैं या कबीर के पद हैं, हमेशा उन्हीं को गाया करते हैं। ये एक पार्ट यहाँ खत्म हुआ। थर्ड पार्ट क्या है? अब उनमें वो हमने पीछे वाले में पढ़ा कि वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। ठीक है, अब खेती बाड़ी करते हैं तो
खेती और क्या है, कबीरपंथी है, कबीर को मानते, कबीर के मठ पर जाते हैं, ठीक है। तो उनके खेतों में जो भी अनाज होता है वो सबसे पहले कबीरपंथी मठ पर ले जाते हैं, वहाँ पर उनको भोग लगाते हैं, वहाँ पर चढ़ाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता है उससे वो अपना घर चलाते हैं। उनको बिल्कुल ज़्यादा भी चाह नहीं है, उनका घर चल जाए बस इतना ही काफ़ी। वो है बाल गोविंद भगत है घर में और एक उनके बेटे और बहू है, ठीक है। फिर उनका गीत, वो डबली पर ढोल बजाते बजाते कबीर के दोहे गुनगुनाते हैं, उनको गीत के रूप में गाते हैं। तो इससे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और धान की रोपाई के समय, जब धान खेतों में रोपा जाता है उसके समय वो गीत गाते हैं। तो उन गीतों को सुनकर वहाँ के काम करने वाले स्त्री और पुरुषों और बच्चे भी झूम जाते हैं, मन में उमंग उत्पन्न होती है। फिर कार्तिक भादो, सर्दी गर्मी, कोई भी मौसम हो, बाल गोविंद भगत सभी को अपने गीतों से सभी का मन मोह लेते हैं, ठीक है। ये हुआ उनका। फिर पार्ट 4, बाल गोविंद भगत आदमी थे, भगवान की भक्ति करते थे, कबीरपंथी थे, हर एक उनकी बातों को अपनाते थे। उनकी भक्ति साधना चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब उनका इकलौता पुत्र मरा था। ज्ञानी थे, सन्यासी थे, मानवीय गुणों के आधार पर। यहाँ पर आपको पिक्चर नजर आ रही है, विडो मैरिज, विधवा विवाह, जो हमने पहले पढ़ा। सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया इन्होंने, कैसे किया देखते हैं। उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, रोने और दुख मनाने के बजाय कहते हैं कि उत्सव मनाओ। पता है मानवीय गुणों से सरोकार हैं, सन्यासियों से उनमें गुण हैं और वो जानते हैं कि इंसान की शारीरिक रूप से मृत्यु होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। जब इंसान को समय आता है तब इंसान को जाना ही होता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। तो यहाँ जब इनकी बेटे की मृत्यु हुई तो उत्सव मनाने को कहते हैं। उनका कहना है कि आज आत्मा से परमात्मा मिल गई है, आज विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। जो आत्मा परमात्मा को छोड़कर संसार में आई थी वो आज उन्हें अपने प्रेमी परमात्मा से मिल गई है, ठीक है। यहाँ पर एक इनका चरम उत्कर्ष दिखाई देता है। सेकेंड, जो समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, कैसे, फोटो के जरिए देखो कि जब बेटे की मृत्यु हो गई, बहू विधवा हो गई, ठीक है। कम उम्र थी तब विधवा हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उस सामाजिक कुरीति को छोड़कर, त्याग कर, विरोध करके क्या किया यहाँ कि अपने अपने पुत्र वधू को, अपने बेटे को आग दिलाई। अपने बेटे की जो क्रियाक्रम था, जो आग दिलाई, वो अपनी बहू के हाथ से दिलाई। और सभी काम होने के बाद बहू के भाई को बुलाया और उसको दूसरी शादी करने के लिए कहा। किसे, बहू को, कि जरूरी नहीं कि बेटा चला गया तुम सारी उम्र जो है विधवा बनकर गुजारो। उसके भाई को बुलाया गया और बोला कि तुम आप इसे ले जाइए और इसकी कहीं शादी कर दीजिए। बहू तो मना कर देती है क्योंकि भगत जी भी वृद्धावस्था में थे, वो यहाँ रहकर इनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने कहा कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं घर से निकल जाऊंगा। ये सुनकर बहू को जाना पड़ा। बहू मजबूर होकर अपने पिता भाइयों के साथ चली जाती है। इस प्रकार वे विधवा विवाह का भी समर्थन करते हैं, ठीक है। यहाँ उनका जो है विधवा विवाह से समर्थन का भी भाव प्रकट हुआ है, ठीक है। लास्ट देखिए, ये सब हुआ और फिर बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। उन्हीं के अनुरूप यानी वो चाहते थे कि मेरी जब मृत्यु हो, मैं जब इस संसार से विदा लूं तो मेरे नित्य कर्म करते हुए मरूं। यानी वही सुबह उठना, जल्दी स्नान करना, भगवान का भजन करना, गीत गान करना और वही भजन कीर्तन करते करते सोना। तो बस मैं इसी दिनचर्या से इस संसार से विदा लूं और इसी के अनुरूप उनकी मृत्यु भी हुई। बाल गोविंद की मौत उन्हीं के अनुसार हुई। प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन नेम व्रत नहीं छोड़ते थे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, अपना नेम जो बनाया रखा था, नियम, वो कभी नहीं छोड़ते थे। अंत समय में वो जब बीमार पड़ जाते हैं तब भोर में उनका गीत सुनाई नहीं दिया। सुबह उनकी आदत थी, नियम था, दिनचर्या थी उनकी कि सुबह उठते ही वो भजन कीर्तन किया करते थे। तो एक रोज सुबह उनका गीत लोगों को सुनाई नहीं दिया। तब लोगों ने जाकर देखा कि बाल गोविंद भगत स्वर्ग सिधार जाते हैं, यानी उन्हीं के अनुरूप हुई। कहने का मतलब कि उन्हें ये लगता था कि मृत्यु जो है वो आत्मा की नहीं है बल्कि शारीरिक रूप से है। मृत्यु तो आत्मा से परमात्मा का मिलन है। जैसा कि इस बात से प्रकट होता है
कि आत्मा जो होती है वो किसी शस्त्र द्वारा खंडन नहीं हो सकती, ठीक है, ना ही उसे जलाया जा सकता है, ना ही उसे भिगोया जा सकता है, ना ही वायु उसे सुखा सकती है। तो यही मत जो है बाल गोविंद भगत भी इसी मत पर चलते थे कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, वो तो परमात्मा में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा बाल गोविंद भगत की जो का रेखा चित्र था, इसकी समरी, इसका सारांश आपको छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद, इसे देखिएगा वापस। थैंक यू सो मच।